हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 5। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पिग वॉर किसके बीच लड़ा गया था? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएसए और यूके के बीच। कब हुआ था? 1859 में। पिग वॉर किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएसए और यूके के बीच। और ये कहाँ पे हुआ था? सैन जुआन आइलैंड, जो कि वैंकूवर आइलैंड प्रेजेंट डे कनाडा में है और स्टेट ऑफ वाशिंगटन के बीच में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट कब हुआ था? मई 2005 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब 5 ईयर प्लान के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। जो 5 ईयर प्लान था, 5 साल के लिए आर्थिक नियोजन का विचार प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत सोवियत संघ से लिया गया था। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1951 से 1956 तक। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किस पे आधारित था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो एक की पॉइंट क्या है यहाँ पे? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य फोकस क्या था? देश के कृषि विकास पर था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956, इसका मुख्य फोकस देश के कृषि विकास पर था। यह योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि दर हासिल की। और टारगेट कितने का था? 2.1% का, लेकिन हासिल कितना किया? 3.6%। इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1956 से 1961 तक। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था? तो आंसर क्या होगा? सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य फोकस देश के औद्योगिक विकास पर था। यह योजना अपने लक्ष्य विकास दर 4.5% से पीछे है और 4.27% की विकास दर हासिल की है। टारगेट कितने का था? 4.5%, और इसने हासिल कितना किया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में? 4.27%। हालांकि इस योजना की कई विशेषज्ञों ने आलोचना की और परिणाम स्वरूप भारत को वर्ष 1957 में भुगतान संकट का सामना करना पड़ा। फिर भी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं और 5 स्टील मिलें स्थापित की गई। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं और 5 स्टील मिलें स्थापित की गई? तो आंसर क्या होगा? सेकेंड 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। इस योजना को योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गडगिल के नाम पर गडगिल योजना भी कहा जाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना भी कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना को। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया। की पॉइंट क्या है? गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना में? थर्ड 5 ईयर प्लान में। कब से कब तक था? 1961 से 1966। अगले पॉइंट पे आते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत 2 युद्धों में उलझा था। एक तो हुआ था आपका 1962 का भारत चीन युद्ध और दूसरा आपका था 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इन युद्धों ने हमारी अर्थव्यवस्था में कमजोरी को उजागर किया। तो इससे क्या हुआ? जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था, इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट क्या हो गया? दो लड़ाई हो गई। एक आपका हुआ 1962 में भारत चीन और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, जिससे भारत ने इन्फ्लेशन देखी, मुद्रास्फीति देखी। युद्ध और सूखे के कारण यह योजना असफल रही। लक्ष्य वृद्धि 5.6% थी, जबकि गेन कितना किया? 2.4%।
नेक्स्ट आते हैं प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे क्या था? पिछली योजना की विफलता के कारण सरकार ने 1966 से 1969 तक, 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69 तक प्लान हॉलीडेज नामक 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा की। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया था, दो युद्ध हो गया था। तो सरकार ने 1966 से 1969 तक प्लान हॉलीडेज नामक 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा की। इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गई और कृषि, इसके सहयोगी क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। किसमें? प्लान हॉलीडेज में। देश में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपये के अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन की घोषणा की। अच्छा, डिवैल्यूएशन क्या होता है? मान लो अभी $1 है 50 रुपये। जब डिवैल्यूएशन करना है मनी को तो क्या करते हैं? $1 कितने का हो जाएगा? अगर $1 70 रुपये का हो गया तो इसे क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन बोलते हैं, रुपये का अवमूल्यन। अगले पॉइंट पे आते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1969 से 1974 तक। इसे इंदिरा गांधी के काल में पेश किया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे, अर्थात स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। यह जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, 2 मेन ऑब्जेक्टिव था इसका, 2 मुख्य उद्देश्य था, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इस दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति की शुरुआत हुई। कौन से पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना, 4th 5 ईयर प्लान। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ, ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। तो जो आपका था 4th 5 ईयर प्लान, इसमें क्या डिसाइड किया गया था? 4th 5 ईयर प्लान में एक टारगेट सेट हुआ था। इसमें एक टारगेट सेट हुआ था आपका, और टारगेट क्या था कि जो बर्थ रेट रिडक्शन है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ BRR, जो बर्थ रेट रिडक्शन है, इसको 39% से कितना करना था? 25%। 39% से कितना करना था? 25% इन नेक्स्ट डिकेड। अगले पॉइंट पे आते हैं, यह योजना विफल रही और 5.7% के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की विकास दर हासिल की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था? 1974 से 1978 तक। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको याद रखना है? यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो आंसर क्या होगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। विद्युत आपूर्ति अधिनियम में 1975 में संशोधन किया गया। जुलाई 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई। तो यहाँ से आपको की पॉइंट क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले 20 पॉइंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? जुलाई 1975 में। कौन से 5 ईयर प्लान में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली कब शुरू की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही और लक्ष्य 4.4% के मुकाबले 4.8% की वृद्धि हासिल की गई। टारगेट कितने का था? 4.4% का, और अचीव कितना किया गया? 4.8%। इस योजना को 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने समाप्त कर दिया था। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1978 तक। फिर आपका आया रोलिंग योजना, रोलिंग प्लानिंग, ये आपका चला था 1978 से 1980। 5वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद 1978 से 1980 तक रोलिंग योजना लागू हुई। इस योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं शुरू की गई। पहला है आपका वर्तमान वर्ष के बजट के लिए, दूसरा है आपका यह योजना निश्चित वर्षों के लिए थी, 3, 4 या 5 साल। तीसरा आपका लंबी अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना, जैसे 10, 15 या 20 साल। नेक्स्ट आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक चला था? 1980 से 85, 5 वर्ष का था।
किसके नेतृत्व में? तो इंदिरा गांधी की फिर से सरकार आई थी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। इस योजना का मूल्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करके आर्थिक उदारीकरण था। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करके आर्थिक उदारीकरण था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह निवेश योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव और विकास मॉडल की प्रवृत्ति पर आधारित था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? छठी पंचवर्षीय योजना। लक्ष्य वृद्धि दर 5.2% थी और वास्तविक विकास दर 5.7% थी, जिसका अर्थ है कि यह एक सफलता थी। टारगेट कितने का था? 5.2%। अचीव कितना हुआ? 5.7%। तो पॉजिटिव ग्रोथ था। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। तो आपसे एग्जाम में पूछता है नाबार्ड की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना में की गई? तो आंसर क्या होगा? छठी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चला था? 1980 से 85 ये पूरा चला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। इस योजना का नेतृत्व राजीव गांधी के काल में किया गया था। उस समय पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी। इस योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादक रोजगार के अवसर और प्रौद्योगिकी का उन्नयन अपग्रेडेशन शामिल है। लक्ष्य वृद्धि दर 5.0% थी, हालांकि वास्तविक विकास दर बढ़कर 6.01% पहुंच गई। योजना का उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना है। ये सब किसमें था? आपका सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक प्राथमिकता मिली। कौन से 5 ईयर प्लान में? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। अगला हमारा एनुअल प्लान, वार्षिक योजनाएं 1990 से 92 तक चला था। केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं हो सकी। वर्ष 1990 से 91 एवं 1991 से 92 के लिए 2 वार्षिक कार्यक्रम बनाए गए। भारत ने 1991 में एलपीजी सुधार किए, और एलपीजी का मतलब क्या हुआ? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के रूप में भी जाना जाता है। तो एलपीजी सुधार कब लाया गया था भारत में? 1991 में। नेक्स्ट आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये आपका चला था पूरा 5 साल, 1992 से 1997। पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में। इस योजना में मानव संसाधन अर्थात रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कौन से पंचवर्षीय योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। तो भारत WTO का सदस्य कब बना था? 1 जनवरी 1995। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना सफल रही और लक्ष्य 5.6% के मुकाबले 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की। टारगेट था आपका 5.6% का, अचीव कितना हुआ? 6.8%। नेक्स्ट आते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये आपका चला था 1997 से 2002 तक। किसके नेतृत्व में? तो उस समय पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। ये इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था? तो आंसर क्या होगा? 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। यह योजना 6.5% के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही और 5.6% की विकास दर हासिल की। टारगेट था आपका 6.5% का, अचीव कितना किया? 5.6%। नेक्स्ट आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 2002 से 2007 अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। लक्ष्य वृद्धि दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि कितनी की हुई? 7.6% की। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था? तो आंसर क्या होगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक? 2002 से 2007 तक।
इसका लक्ष्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक चला था? 2007 से 2012। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इसे तैयार किसने किया था? सी रंगराजन ने। इसका मुख्य विषय क्या था? तेज और अधिक समावेशी विकास, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तेज और अधिक समावेशी विकास था? तो आंसर क्या होगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना का। इसने 9% विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले 8% की विकास दर हासिल की। अगला है हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आखिरी था 2012 से 17। किसके नेतृत्व में? मनमोहन सिंह के। और इसका मुख्य विषय क्या था? तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। और इसका विकास का लक्ष्य कितना था? 8%। हालांकि फिर नीति आयोग बन गया 1 जनवरी 2015 को 5 ईयर प्लान की जगह पे। अगले क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन की जगह पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मेसोपोटामिया की गिनती प्रणाली को क्या कहा जाता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेक्सडेसिमल प्रणाली। मेसोपोटामिया की गिनती प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेक्सडेसिमल प्रणाली। बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं, तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे ही आपका यूज करते थे 60। हम लोग 10 यूज करते हैं, वो 60 या सेक्सडेसिमल यूज करते थे। इसको बेस 16 भी कहा जाता है, बेस 16। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पिछले वर्ष में मूल्य स्तर में वृद्धि का चालू वर्ष में मूल्य स्तर में तदनुरूपी वृद्धि पर प्रभाव को क्या कहा जाता है? इसे इंग्लिश में समझते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द राइज इन प्राइस लेवल इन द प्रीवियस ईयर ओवर द corresponding राइज इन प्राइस लेवल्स इन द करेंट ईयर, दैट इज करेंट इन्फ्लेशन इज नोन एज। तो इसे हम लोग जानते हैं बेस इफेक्ट से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। द इम्पैक्ट ऑफ द राइज इन प्राइस लेवल इन द प्रीवियस ईयर ओवर द corresponding राइज इन प्राइस लेवल इन द करेंट ईयर इज नोन एज बेस इफेक्ट, आधार प्रभाव। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। द ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। करेंट इन्फ्लेशन रेट कैसे मेजर करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? करेंट प्राइस इंडेक्स माइनस लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड अपॉन लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई 100। करेंट इन्फ्लेशन रेट कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? करेंट प्राइस इंडेक्स माइनस लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड अपॉन लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई किसे करते हैं? 100 से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मिस्र के राजा को कहा जाता था? सही आंसर क्या होगा? फराओ, या कहीं कहीं फिरौन भी मिल सकता है। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराओ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अनुवांशिक उद्योग जेनेटिक इंडस्ट्री में शामिल है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? इंगेज्ड इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल। जैसे आपका पोल्ट्री फार्म हुआ, पीसी कल्चर हुआ, तो पोल्ट्री फार्म में हम लोग क्या मुर्गा पालते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल करना है मीट वगैरह के लिए। तो ये क्या हो गया आपका? जेनेटिक इंडस्ट्री में आ गया। तो माइनिंग नहीं आता है, हंटिंग भी नहीं आता है, एग्रीकल्चर आता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसका जो जेनेटिक इंडस्ट्री होता है, इसका मेन एम क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम सच सेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मस्टर्ड गैस का। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? मस्टर्ड गैस। और मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या होता है? C4H8Cl2S। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर पूछ ले तो Cl CH2 CH2 S CH2 CH2 Cl। इस क्या है? सल्फर है। इस आपका क्या है? यहाँ पे सल्फर है, ये आपका सल्फर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जीडीपी में कृषि का हिस्सा क्या है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 15%। फाइनेंशियल ईयर 2023 या 2022-23 में भारत की जीडीपी में कृषि का हिस्सा क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 15%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ताओवाद
दर्शन और धार्मिक विश्वास की एक प्राचीन परंपरा है जिसकी जड़ें गहरी है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, चीनी रीति रिवाज और विश्व दृष्टिकोण में। ताओवाद दर्शन और धार्मिक विश्वास की एक प्राचीन परंपरा है जिसकी जड़ें गहरी है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीनी रीति रिवाज और विश्व दृष्टिकोण में। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से, दाओ दे जिंग ताओवाद का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ताओवाद का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, दाओ दे जिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौशल विकास कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या बढ़ाता है, तो ह्यूमन कैपिटल को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौशल विकास कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या बढ़ाता है, ह्यूमन कैपिटल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रारंभिक यूनानियों के पास कई देवता थे जिनकी वे कल्पना करते थे कि वे मनुष्य जैसे होंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि आकाश के देवता का क्या नाम था, तो आकाश के देवता का नाम था ज्यूस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा पोसीडोन कौन थे, तो पोसीडोन थे गॉड ऑफ द सी, गॉड ऑफ द सी। अपोलो कौन थे, तो अपोलो थे द सन गॉड एंड could reveal the फ्यूचर बताते थे, could reveal the फ्यूचर। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भविष्य के देवता थे या भविष्यवाणी के देवता थे। इसके अलावा एथेना ही गॉडेस ऑफ विक्ट्री, एथेना गॉडेस ऑफ विक्ट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश के विकास में एक गैर आर्थिक तत्व नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, सोशल बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन सा देश के विकास में एक गैर आर्थिक तत्व नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सोशल बिहेवियर। बाकी नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, ये क्या है, इकोनॉमिक एलिमेंट है। ये तीनों आपका क्या है, इकोनॉमिक एलिमेंट है, इकोनॉमिक एलिमेंट है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फैक्टर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक होता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर में कौन कौन सा आता है, नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी रिसोर्सेज, लेबर फोर्स एंड पॉपुलेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कैपिटल आउटपुट रेशियो COR और ऑर्गेनाइजेशन। ये किसमें आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर में आते हैं, इकोनॉमिक एलिमेंट है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आते हैं सोशल कंपोनेंट, रिलीजियस कंपोनेंट, पॉलिटिकल कंपोनेंट, इंटरनेशनल कंपोनेंट, साइंटिफिक कंपोनेंट। ये आते हैं आपके नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आराधनालय किसकी पूजा का स्थान है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यहूदी धर्म का। आराधनालय किसकी पूजा का स्थान है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यहूदी धर्म का। लेकिन इसका उपयोग अध्ययन के स्थान के रूप में भी किया जाता है और अक्सर सामुदायिक केंद्र के रूप में भी किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा पहचाने गए आर्थिक सुधारों की दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रमुख हिस्सा नहीं है। तो जो पहला जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये कब से कब तक था, इकोनॉमिक रिफॉर्म ये आपका था 1991 से 2000 तक। और जो आपका सेकंड था ये आपका था 2000 से 2001 ऑनवर्ड। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑल सेक्टर रिफॉर्म। सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म था इसका हिस्सा। सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में सुधार ये भी था, आप कानूनी क्षेत्र में सुधार ये भी था। ऑल सेक्टर रिफॉर्म ये नहीं था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1830 में बेल्जियम को किस यूरोपीय देश से आज़ादी मिली, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। 1830 में बेल्जियम को किस यूरोपीय देश से आज़ादी मिली, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम का अनुपात निम्नलिखित कारणों से कम हो जाता है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि मजदूरी कीमतों से पीछे है,
वेजेज लैग्स बिहाइंड प्राइस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वॉर ऑफ रोजेज 1455 से 1485 किससे संबंधित है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में गृह युद्ध, गुलाबों का युद्ध। वॉर ऑफ रोजेज किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में गृह युद्ध। कब से कब तक चला था? 1455 से 1485। ये क्या था? दो प्रतिस्पर्धी शाही परिवारों के बीच इंग्लैंड के सिंहासन के लिए था। एक तरफ थे हाउस ऑफ यॉर्क और दूसरी तरफ थे हाउस ऑफ लैंकेस्टर, और जीत इन्हीं की हुई थी, हाउस ऑफ लैंकेस्टर की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व निम्न द्वारा किया जाता है? तो पर कैपिटा इनकम से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच बैटल ऑफ द नाइल कब लड़ा गया था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1798 एडी। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच नील नदी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1798 एडी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनएसओ। पहले कौन करता था? पहले सीएसओ करता था, फिर बाद में क्या हुआ, सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके क्या बना दिया गया? एनएसओ बना दिया गया। कौन से ईयर में? 2019 में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनएसओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किस देश को फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंग्लैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का कारण नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग और सहकारी कृषि। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का कारण नहीं है? तो सहकारी कृषि। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम रोमन सम्राट कौन था? तो ऑगस्टस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रथम रोमन सम्राट कौन था? ऑगस्टस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि मूल्य आयोग एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन बी 1965 में। कृषि मूल्य आयोग अभी CACP के नाम से जानते हैं, पहले जानते थे APC के नाम से, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1965 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस फरोह ने सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया जिसे गीजा के महान पिरामिड के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, खुफू। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।